तो साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं ना, इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लियर कर देते हैं कि आगे ये देश एक दूसरे के साथ किस तरीके से व्यवहार करेंगे। रिसेंटली हमने देखा था जब इसराइल और लेबनान और हमास इन सब के बीच जब युद्ध चल रहा था, उस समय जो टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, इनके द्वारा काफ़ी स्टेटमेंट दिए गए थे हमास के समर्थन में। अब अगर ये हमास के समर्थन में उतर रहे हैं तो इट ऑटोमेटिकली शोज़ कि ये विरोध में है किसके, इसराइल के। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग ये हो रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर कि जैसे तैसे मान के चलिए कि इसराइल हमास लेबनान वॉर समाप्त हुआ है, उसके बाद अब नई आशंका है कि एक वॉर और शुरू हो सकता है सीरिया के अंदर। अगर मैं बात करूं डायरेक्टली, सीरिया के अंदर एक वॉर और शुरू हो सकता है जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कह सकते हैं। वो वॉर शुरू हो सकता है तुर्की और इसराइल के बीच। अब ये वॉर क्यों शुरू हो सकता है, इसकी क्या भूमिका है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रंप, देखिए 20 तारीख को ट्रंप लेने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ। तो अब इंटरेस्टिंग ये भी चीज़ होगी कि ट्रंप का रोल क्या रहेगा इसराइल और तुर्की के बीच। इंटरेस्टिंग ये भी है ट्रंप और टर्की दोनों ही, देखिए अमेरिका एंड टर्की दोनों ही नाटो के सदस्य हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं आगे, तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए है क्या, जब लेबनान हमास से जब इसराइल वॉर लड़ रहा था, उस समय टर्की के बहुत ज़्यादा, जो टर्की के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर बयान दिए गए थे कि अगर इसराइल लेबनान पर हमले जारी रखता है तो फिर तुर्की भी वॉर में कूदेगा। मींस तुर्की का कहना था उस समय डायरेक्टली कि हम इसराइल के अगेंस्ट वॉर लड़ेंगे, जैसा कि हमने देखा था ईरान ने लड़ा था। ईरान चूंकि वॉर में कूद गया था, इस वजह से तुर्की जो है वॉर में नहीं कूदा था। वरना हमें ये देखने को ज़रूर मिलता मिडिल ईस्ट के अंदर कि टर्की और इसराइल के बीच एक वॉर, छुटपुट लड़ाई हमें देखने को ज़रूर मिलती, जिस तरीके से लड़ाई हमें इसराइल और ईरान के बीच देखने को मिली थी। खैर वो अलग मुद्दा है कि ईरान अगर कूदा तो टर्की क्यों नहीं कूदा, उस पर हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे, लंबा मुद्दा है। ठीक है, बट होता क्या है कि टर्की ने ये धमकियां ही दी थी, टर्की वॉर में नहीं कूदा था। उसका एक अपना कारण है, किसी और दिन चर्चा करेंगे हम लोग। फिर देखिए धीरे धीरे होता क्या है, बीच में जब जैसे जैसे वॉर चलता है इसराइल लेबनान और हमास का, जैसे जैसे इनका वॉर समाप्ति की ओर आता है, बीच में हम देखते हैं सीरिया के अंदर क्या होता है कि सीरिया के अंदर जो बशर अल असद की सरकार होती है, उनकी सरकार को जो वहाँ के विद्रोही ग्रुप्स, मैं कहूँगा जैसे कि HTS, जिसने वर्तमान में बशर अल असद की सरकार जाने के बाद सीरिया पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं इन्होंने क्या किया था, बशर अल असद की सरकार को गिराया, और इस समय जो वर्तमान में सीरिया पर कब्जा है, मैं कहूँगा जो अंतरिम सरकार चल रही सीरिया के अंदर, वो है HTS ग्रुप। ठीक है, अब HTS ग्रुप समर्थन करता है टर्की का, आप समझिएगा यहाँ पर। तो जैसे ही बशर अल असद की सरकार गई थी, तुरंत ही इसराइल ने क्या किया था, यहाँ पर एक जगह है मैं आपको बताऊँ, उस जगह का नाम है माउंट हरमन। ठीक है, देखिए थोड़ा और क्लियर करते हैं इमेज को। जैसे ये सीरिया है, तो अगर हम बात करें तो ये इसराइल का मैप है, ये बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ पर एक जगह है माउंट हरमन। ये माउंट हरमन एक बफर जोन है जो कि सीरिया के अंदर लगभग 10 किलोमीटर तक था। यहाँ पर किसी की भी सेना तैनात नहीं थी, ना ही इसराइल की ना ही सीरिया की। बट जैसे ही बशर अल असद की सरकार यहाँ पर गिराई जाती है, उसके तुरंत जस्ट बाद सीरियन सैनिक, जो इसराइल के सैनिक हैं, वो इस सीमा के अंदर घुसते हैं और 10 किलोमीटर तक इस एरिया पर कर लेते हैं अपना कब्जा। अब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है तुर्की का कहना ये है कि इसराइल को इस तरीके के कदम नहीं उठाना चाहिए थे। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए रिसेंटली जो अभी HTS ग्रुप, अगर मैं बात करूँ, जो HTS ग्रुप जिसकी सरकार सीरिया के अंदर है, वो डायरेक्टली समर्थन करती है तुर्की का। वो उनका कहना है कि भाई डायरेक्टली आप हस्तक्षेप कीजिए, हमारे डोमेस्टिक जितने भी मैटर हैं उनमें हस्तक्षेप कीजिए। टर्की को वो खुले हाथ देता है अपने सीरिया के अंदर। ठीक है, यही कारण है कि टर्की की सेना इस समय घुसी हुई है बिल्कुल सीरिया के अंदर। मैं बताऊं आपको, रिसेंटली टर्की की सेना बहुत हद तक सीरिया के अंदर इस समय मौजूद है। और अगर हम बात करें मैप के थ्रू, तो आप समझिए थोड़ा, ये देखिए ये हिस्सा जो है ना, टर्की और सीरिया का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर एक ग्रुप है कुर्दों का। ठीक है, कुर्द सैनिक जिनका आपने नाम सुना होगा। अब इन कुर्द सैनिकों को समर्थन हासिल है अमेरिका और इजराइल का। चूँकि देखिए अमेरिका और इजराइल एक अच्छे दोस्त हैं, यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल का
इन कुर्द लड़ाकों को समर्थन हासिल है। यही कारण है कि टर्की, अच्छा ये जो कुर्द है ना, ये टर्की को कहीं ना कहीं टेंशन देते हैं, इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर जो टर्की का दक्षिणी हिस्सा है, ये यहाँ पर कुर्दों की संख्या ज़्यादा है, या फिर कह लीजिए कि उस बोली से प्रभावित लोग ज़्यादा हैं। तो ये मांग करते हैं इस एरिया को अलग करने की, ठीक है, जिसका समर्थन कभी सीरिया ने भी नहीं किया और जिसका समर्थन कभी टर्की भी नहीं करता है। यही कारण है कि टर्की की सेना इस समय बहुत हद तक सीरिया के अंदर इन्वॉल्व है। मतलब कि मैं आपको बताऊं कि टर्की के अंदर इस समय, सॉरी, सीरिया के अंदर टर्की की सेना घुसी हुई है, क्योंकि वहाँ के समर्थित ग्रुप द्वारा यहाँ की सरकार चलाई जा रही है। और यहाँ पर बहुत हद तक कुर्दों पर ये लोग कर रहे हैं हमले, यहाँ से टर्की की सेना और जो सीरिया की सेना है, ठीक है, इन कुर्दों पर हमले कर रहे हैं। अब इनको समर्थन हासिल है किसका? इजराइल का। तो इजराइल ने ओपनली कहा है कि भाई हम इनसे समर्थन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। रिसेंटली हमने देखा था फ्रांस ने भी इसको समर्थन दिया था, जिससे एर्दोगन द्वारा ये कहा गया था कि फ्रांस भी अपनी सेना यहाँ पर बिल्कुल भी स्थापित ना करे, क्योंकि देखिए सीरिया इस समय एक ऐसा कंट्री बना हुआ है ना, जहाँ पर कोई भी मतलब स्थापित सरकार नहीं है। इस समय सारे ही देश अपनी अपनी जगह तलाश रहे हैं सीरिया के अंदर, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो जॉर्डन हो, या फिर हो अमेरिका, ठीक है। अब देखिए इसी बात से सबसे ज़्यादा नाराज़ है टर्की। टर्की की नाराज़गी ये है कि भाई ये जो देश है सीरिया, और ये एक मुस्लिम कंट्री है, चूँकि ये हमारे बिल्कुल जस्ट हमारी सीमा से टच है, तो और देश यहाँ पर अपनी मौजूदगी क्यों तलाश रहे हैं, ये टर्की का साफ साफ कहना है। अब देखिए स्टेटमेंट समझिए आप, इनके बीच वॉर हो क्यों सकता है टर्की और इजराइल के बीच, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया पहला पॉइंट कि एक तो ये कुर्दों को, जो इजराइल के सैनिक हैं वो 10 किलोमीटर तक सीरिया की सीमा के अंदर घुसे हुए हैं। सेकंड थिंग, ये कुर्द जो लड़ाके हैं जो कि हमेशा अगेंस्ट रहते हैं इजराइल और टर्की के, उनको ये समर्थन दे रहे हैं। दूसरा कारण ये है। अब तीसरा स्टेटमेंट से समझिए, देखिए है क्या, Israel reverbs imperialist Turkey after Erdogan says it must withdrawn from Syria। मतलब कि यहाँ पर जो एर्दोगन है, जो कि टर्की के राष्ट्रपति हैं, ये इनके द्वारा डायरेक्टली कहा गया कि भी इसराइल को अपनी सेना को वापस बुला लेना चाहिए जितना भी ये अंदर घुसे हैं। बट रिसेंटली इस चीज़ को इसराइल ने क्या किया, रिवर्ब्स किया। मीन्स कि इसराइल का कहना है कि भाई आप इंपीरियलिस्ट हैं, साम्राज्यवादी हैं, मतलब कि आप अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं और हम आपकी इस बात को नकारते हैं सिरे से। ये इसराइल का कहना है। अब देखिए, टर्किश लीडर वॉन्स ऑफ एन unfavorable outcome for everyone in IDF troops don't leave buffer area they entered after fall of असद regime। मतलब कि असद सरकार जब गिरी थी उसके बाद जितने भी एरिया में वो घुसे हैं तो उनको वहाँ से वापस हो जाना चाहिए, ये कहना है टर्की का। भाई देखिए इसराइल का डायरेक्टली कहना ये है कि अगर देखिए इसराइल का ऐसा कहना क्यों है, देखिए ये रहा इसराइल, समझिएगा मैप में थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको। ये रहा इसराइल, ठीक है, ये मान के चलिए ये है इसराइल। अब ये सीमा साफ साफ इसराइल की टच कर रही है। सीरिया एक ऐसा कंट्री है ना, सीरिया के अंदर इतने आतंकवादी ग्रुप हैं, लाइक अगर मैं सबसे बड़े आतंकवादी ग्रुप की बात करूं इस समय सीरिया के अंदर जो वर्किंग में है, ठीक है, जिसके बहुत सारे जो वो हैं कार्यकर्ता हैं वो कार्य कर रहे हैं, ISIS, जिसका खतरा सबसे ज़्यादा इस विश्व को है। तो यहाँ पर इसराइल का डायरेक्टली कहना है कि भाई हम यहाँ पर 10 किलोमीटर तक इसलिए अंदर घुसे हैं कि कल को ये जो ISIS ग्रुप है, जो आतंकवादी संगठन है, ये अपना कब्जा इस एरिया पर ना कर ले। अगर ये इस एरिया पर अपना कब्जा करते हैं तो यकीन मान के चलिए ये जो इसराइल है ना, इसराइल के लिए बहुत बड़ी आफत यहाँ खड़ी हो जाएगी। इसलिए अभी हमने किस तरीके से देखा था, इसराइल हिजबुल्ला वॉर। हिजबुल्ला ने ना यहाँ पर इतनी सुरंग बना रखी थी कि इसराइल को इस एरिया को ख़त्म करना बहुत मुश्किल पड़ गया था। अभी रिसेंटली हमने देखा कि इनको समझौता करना पड़ा है इसराइल को। यहाँ से इतने बम बरसा रहे थे उत्तरी इसराइल पर कि यहाँ के लोग भाग भाग कर यहाँ आ गए थे इसराइल के, ठीक है ना। यही कारण है कि इसराइल की सेना ने यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से ये कदम उठाया और ये यहाँ पर जाकर लगभग 10 किलोमीटर तक अंदर जाकर इन्होंने बफर जोन पे कब्जा कर लिया है। ये कारण है। और कहीं ना कहीं ये इसराइल की चिंता सही भी है, क्योंकि इसराइल एक ऐसा कंट्री है जो हर तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली तुर्की जो एर्दोगन है, इनका डायरेक्टली थ्रेट है इसराइल के लिए कि भाई देखिए आप जो है हटिए पीछे वहाँ से, जहाँ भी आप 10 किलोमीटर तक अंदर घुसे हैं, और जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो आप समर्थन कर रहे हैं कुर्द लड़ाकों का, उनका समर्थन आप मत कीजिए। यही कारण है कि इनके बीच इस समय बिल्कुल माहौल ऐसा है
कि हम एक प्रॉक्सी वॉर कहीं ना कहीं देख सकते हैं इजराइल और टर्की के बीच। अब देखिए बात करें कि व्हाट विल बी ट्रम्प्स रोल। अब देखिए ट्रम्प का रोल क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो यूएसए है और जो टर्की है, ये दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये दोनों ही नाटो के सदस्य हैं। अब इम्पॉर्टेंट रोल ये होगा जब अभी 20 तारीख को ट्रम्प लेने वाले हैं यूएसए के राष्ट्रपति की शपथ। उससे पहले ही जो ये है ना साहब एर्दोगन, इनके द्वारा बहुत बड़ा चढ़ाकर तारीफ की गई है ट्रम्प की, बहुत बड़ा चढ़ाकर, ठीक है। उसका मुख्य कारण ये भी है क्योंकि टर्की और अमेरिका दोनों ही अलाइज हैं और इनके रिश्ते भी आपस में अच्छे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों पर, मेरी आप पिछली वीडियो देखिएगा, ये वाली, ये देखिएगा, इसमें मैंने क्लियर किया कि किन चीज़ों पर अमेरिका और टर्की के बीच विवाद है, ठीक है। इसको आप देखिएगा, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी अगर हम इनकी बात करें तो मुझे ये लगता है कि जैसे ही ट्रम्प सत्ता, देखिए ट्रम्प और ये जो हैं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ये दोनों भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ट्रम्प सत्ता में आएंगे तो मे बी शायद ट्रम्प एक पॉजिटिव रोल निभाएं टर्की और इसराइल के बीच, क्योंकि आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि टर्की और इसराइल के बीच कोई डायरेक्टली युद्ध हुआ हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ट्रम्प एक अच्छा रोल निभाएंगे टर्की और इसराइल के बीच, और इनके रिश्ते जो ख़राब हो रहे हैं इस समय सीरिया को लेकर के, मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल और तुर्की के रिश्ते, तो ट्रम्प कहीं ना कहीं इन रिश्तों को सुधारते हुए नज़र हमें आएंगे। और बाकी देखते हैं किस तरीके से इनके द्वारा, जो बड़े लीडर्स हैं, इनके द्वारा मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी नीतियाँ अपनाई जाती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो सीरिया है ना, इस समय ये एक वॉर जोन घोषित हो गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि अघोषित वॉर जोन है ये, और इसमें काफ़ी हद तक हमें अब और देशों के रिश्ते आपस में बिगड़ते हुए नज़र आने वाले हैं बिकॉज ऑफ सीरिया, क्योंकि सीरिया में स्थिति इस समय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।